देखिए भाई मेरे, हिंदी जो है इसका फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इससे जो बोर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको आज हम देखेंगे भाई मेरे। देखो यहाँ पे कह रहा है जब श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब होता है काम, कोई भी जब काम कोई करता है तो वह काम को श्रम कहते हैं, और जो करने वाला होता है उसे हम श्रमिक कहते हैं। और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, काम का बंटवारा। और जाति प्रथा, ठीक है, जाति को तो जानबे करते हैं ये जाति। अब प्रथा का मतलब होता है जो नियम, प्रथा का शब्द होता है जो नियम जो शुरुआती दौर से चला आ रहा है भाई। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इनका पूरा नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं सर, लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में होता है। 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में होता है। महू मध्य प्रदेश में होता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में होता है। चलिए, इन्होंने इस चैप्टर में जो जाति प्रथा है इसको खत्म करने की बात कही है, और जाति प्रथा है जो समाज पर बुरा प्रभाव डालती है इसके बारे में बताते हुए जाति प्रथा को मतलब एक खराब विडंबना माना गया है। ठीक है, चलिए, और जाति प्रथा का जो पोषक हैं इनके कई आधार पर समाज में समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जाति जो है मनुष्य को पूरे जीवन के लिए एक ही पेशे में बांध कर रख देती है, उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि जाति जो है उसको पहले ही से एक पेशे में बांध दिया जाता है जो वह कौन जात है और वह कौन काम करेगा। उसका बाल बच्चा भी अभी शादी भी नहीं हुआ है, फिर भी उसका बाल बच्चा के लिए क्या हो गया है, उसका श्रम का बंटवारा हो गया है। जो वह आएगा तो यह दुनिया में वह क्या काम करेगा, यह कहीं से मतलब सही नहीं है भाई मेरे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जाति प्रथा को खराब विडंबना माना गया है, खराब प्रथा माना गया है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं जे लेखक किसको खराब विडंबना मानते हैं, तो जाति प्रथा को क्या मानते हैं, खराब विडंबना मानते हैं। कोई भी काम करने के लिए मनुष्य की रुचि जरूरी होती है, पर जाति प्रथा में मनुष्य की रुचि जो होती है उसको छीन ली जाती है, उसकी खुशी छीन ली जाती है, क्योंकि पहले ही से आप पे ऊपर थोप दिया जाता है, तो मतलब जो जात का है वही काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे हम इसको देखते हैं जिससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है 2022 बोर्ड एग्जाम बिहार कक्षा 10th के लिए। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव में देखिए जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं भाई। तो लेखक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण जाति प्रथा को मानते हैं। जो बेरोजगारी होता है किसके कारण होता है, जाति प्रथा का होता है। उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है बेरोजगारी में जाति प्रथा, क्योंकि एक ही जाति जो है मनुष्य को पूरे जीवन को एक ही पेशे में बांधकर रख देती है और उसकी इच्छा और रुचि पे निर्भर नहीं करती है। चलिए, इसलिए कोई भी मनुष्य जो रहेगा, कोई भी आदमी काम अगर उसकी दिल मन ना लगे इसलिए अच्छी ढंग से नहीं करेगा,
इसलिए वह काम भी क्या होगा, उसमें आगे भी नहीं जा सकता है और अच्छा भी नहीं कर सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो कारण है वह किसका कारण है, जाति प्रथा का कारण है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है भाई मेरे, जो अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है दूध और पानी की मिश्रण की तरह होता है। किसके, दूध और पानी की मिश्रण की तरह। क्वेश्चन आएगा तो लगा दीजिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो भाई श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया क्या है, निबंध है। लिखा गया क्या है, निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निबंध है। लिखा गया क्या है, निबंध है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था भाई मेरे। तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। और अंबेडकर का जन्म जो हुआ था दलित परिवार में हुआ था। भारतीय संविधान के पिता भी किसे कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। इसलिए जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहेगा तब, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक बात है भाई, इनका जन्म जो हुआ है महू मध्य प्रदेश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1956 में हो जाती है। और इनकी मृत्यु कब हुआ है भाई मेरे, मृत्यु 1956। मृत्यु मतलब निधन हो गया 1956 ईस्वी। निधन कब हुआ, 1956। निधन 1956 में हुआ। चलिए इतना हम लोग याद करेंगे, इससे हमारा 1 नंबर जो चैप्टर है उतना हो जाएगा। चलिए 2 नंबर हम चैप्टर देखते हैं। चलिए 2 नंबर जो पार्ट है हमारा भाई, जो 20 के दांत। तो भाई मेरे 20 के दांत के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए भाई मेरे, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ है पटना के बदर घाट में हुआ है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ है पटना के बदर घाट में 18 फरवरी 1916 ईस्वी। जन्म इनका हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी। ठीक है, पटना बदर घाट। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदर घाट में हुआ है। देखिए इस कहानी के मुख्य पात्र जो है यह हमारा क्या है, कहानी है। 20 के दांत का है, कहानी। 20 के दांत क्या है भाई मेरे, कहानी। 20 के दांत क्या है, कहानी। वहीं श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्या है, निबंध। कौन लिखे हैं, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है, महू मध्य प्रदेश में हुआ है। ये सब 1 नंबरिया क्वेश्चन जो काफी मतलब रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, जो हर साल इसका क्या होता है, रिपीट हो जाता है। चलिए अब देखना यही है कि इसके मुख्य जो पात्र हैं सेन साहब है। मुख्य पात्र क्या है, सेन साहब। अब भाई सेन साहब है तो इनकी पत्नी भी होगी, तो इनका पत्नी का नाम सेनो है। क्या है, सेनो। सेन की पत्नी सेनो। इनके 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां। ठीक है, जो सभ्य एवं सुशील है। जो क्या है, सभ्य एवं सुशील है। और एक लड़का है, और एक क्या है, लड़का, जिसका नाम खोखा है। जिसका नाम क्या है, खोखा। अब खोखा का वास्तविक नाम क्या है भाई मैंने, तो कांसू। कांसू किसका नाम था, खोखा का नाम था। ठीक है, 5 जो लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, सैफाली, आरती, ये कठपुतलियों के समान है। इस पर अपने माता और पिता को गर्व है, जो वह अपने माता पिता के इशारों पर काम करती है। और वही बात अपने सेन साहब जो थे, अपने लड़का को इंजीनियर बनाना चाहते थे और इसका बड़ाई करते नहीं थकते थे। ये चोट्टा बदमाश था, जो है खोखा था, बहुत बदमाश था। घर में एक भी सामान सुरक्षित नहीं रह पाता था। सेन साहब के पास एक मोटर कार था जिसका रंग काली थी। वह बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में खरीदी हुई थी। अब मोटर को किसी से खतरा नहीं था भाई मेरे, जो खतरा था तो वह किससे था, खोखा से था। मोटर को खतरा किससे था, खोखा से था। अब गाड़ी थी
तो एक ड्राइवर था जिसको क्या कहा जाता है, शोफर। ड्राइवर को क्या कहा जाता है, शोफर। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो शोफर कौन था, तो सेन साहब के ड्राइवर। ठीक है, सेन साहब की खोखियों की संख्या कितनी थी, 5। सेन साहब की खोखियों की संख्या कितनी थी, 5। इसमें से जो सेन साहब के किरानी के मतलब काम करता था, गैरेज में जो काम करता था, उसका नाम है मदन। मतलब उसका नाम, उसका बेटा का नाम क्या है, मदन। और उसके पिताजी का नाम जो काम करता था यहाँ पे गिरधर लाल था, गिरधर लाल। पूछेगा ये सेन साहब के फैक्ट्री में कौन काम करता था, तो गिरधर लाल। और मदन किसका बेटा था, तो गिरधर लाल का बेटा था। मदन किसका बेटा था भाई बहने, गिरधर लाल का बेटा था। एक बार क्या हुआ कि जब रिश्तेदार आए हुए थे तो सेन साहब के बंगले में बैठकर उनके बीच में बातें हो रही थी। तब तक बात चली गई कि किसका बेटा क्या करेगा। तो सेन साहब ने अपने बेटे को लेकर पढ़ाई करते करते नहीं थकते थे और कहते थे मैं तो अपने खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ और वह तो इंजीनियर बनेगा। लेकिन वही 5 लड़कियां के लिए अलग नियम कानून थे और एक खोखा के लिए अलग नियम कानून थे। कोई भी लड़कियां 5 में खूब अच्छी तरह से रहती थी, कोई सामान नहीं तोड़ती थी। वही खोखा था जो दिन भर तोड़ते फोड़ते रहता था भाई मेरे। ठीक है, तो बात होते होते क्या होता है जे जब आखिरी जब बात खत्म हो जाता है, कहानी उतना नहीं हम बता सकते हैं क्योंकि आगे एग्जाम है, तो फिर आगे पढ़ा जाएगा हम लोग। इसमें बात यह था कि जब ये लोग बात कर रहे थे तब तक खोखा जो था, जो उनके रिश्तेदार आए हुए थे, उस चक्कों का हवा निकाल दिया था, पंचर कर दिया था और हेडलाइट भी तोड़ दिया था। तो खतरा जो था घर में किसी भी सामान का, किसी भी वस्तु का, तो वह किससे था, खोखा से था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्या हुआ, जब मदन जो था सेन साहब की गाड़ी को छू रहा था, तब ड्राइवर ने उसे मना कर दिया और उसको ढकेल दिया। मदन को क्या कर दिया, ढकेल दिया। और मदन क्या हो गया, गिर गया और उसकी ठेहुन फूट गई। अब गिरने के बाद मेरे भाई ठेहुन फूट जाएगा तो खून बहने लगेगा, तो रक्त बहने लगा। उसकी माँ आई और जो सेन साहब का शोफर था, ड्राइवर था, उससे मतलब बोलचाल होने लगी। बाद में सेन साहब बाहर आए, तब वह औरत मतलब मदन की माँ सहम गई, क्योंकि उनके पति जो गिरधर लाल थे सेन साहब के गैरेज में किरानी का काम करते थे। वही मदन था जो बहुत ही बहादुर था। वह ड्राइवर से क्या झपट पड़ रहा था। मदन जब देखा सेन साहब को तो सेन साहब डांट पड़े और बोले ये ले जा, मदन की माँ मदन को यहाँ से ले जा, देखना फिर ऐसी हरकत ना करे। और उसके पिता गिरधर लाल को बुलाकर और शाम को कहते हैं सेन साहब जे ऐसे ही लड़के चोर गुंडे बदमाश बनते हैं, आगे चलकर गिरधर इसे अभी से नहीं संभाला तो यह दिन तुमको तुरंत देखना पड़ेगा। चलिए, और उसके बाद क्या हुआ, जब मदन चला गया, फिर एक दिन की बात क्या हुई, जब बगल वाले गली में मदन छिछोरे लड़कों के साथ खेल रहा था, तब तक धीरे धीरे खेलते खेलते खोखा बाबू भी उधर चल जाते हैं। लट्टू नचा रहा था तो कौवे के जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक गया। यानी इस मदन जो खेल रहा था इसमें खोखा खेलना चाहा और बोला जो मदन मुझे भी लट्टू दो, मैं भी खेलेगा। मदन ने कहा अरे जा जा अपने बाप के मोटर पे बैठना, क्योंकि इसको उसका ड्राइवर ढकेल दिया था। फिर वह बड़े बाप का वो तो बेटा ठहरा खोखा। खोखा ने मदन को एक घुसा रसीद कर दिया, ना आव देखा ना भाव देखा। तब तक मदन भी कहाँ मानने वाला था। मदन ने जम के खूब पिटाई की, बढ़िया से दवाई दे कुचाई। उसके बाद खोखा का 2 दांत तोड़ दिया। वहीं अगर झगड़ा सेन साहब के घर में होता तो वहां पे खोखा क्या हो जाता, शेर हो जाता। चलिए, इससे काफी सारा क्वेश्चन आते हैं जो खोखा का
दांत किसने तोड़ा? तो खोखा का दांत मदन ने तोड़ा। मदन के पिता का नाम क्या है? तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल है। सेन साहब जो थे अपने खोखा का बड़ाई करते करते नहीं थकते थे। उसको क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है। सेन साहब की कितनी खोखियाँ थी? तो सेन साहब की 5 खोखियाँ थी। खोखा खोखी का मतलब होता है लड़का लड़की। 20 के दांत के कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में होता है, जो पटना के बदरघाट में होता है। 20 के दांत कहानी है भाई मेरे। इनके मुख्य पात्र क्या है? सेन साहब। ठीक है। चलिए, अब एक लड़का जो सेन साहब को था, एक ही लड़का था, उसका नाम खोखा था। उसका ऐसे पूछता था जे कांसू किसका नाम था? तो कांसू खोखा का नाम था। या खोखा किसका नाम था? कांसू का नाम था। चलिए, सेन साहब का बेटा का नाम क्या था? कांसू बाबू या खोखा बाबू। चलिए, इतना ही के लिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।